सक्सेसफुली उस ऑब्सेसिव और अनस्टेबल विलेनिस को रिडीम करने के बाद जाने से पहले मैंने उसे गले लगाया और कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन शेन बायू ने न तो कुछ कहा, न हाँ की और न ही मना किया। फिर वह मुड़ी और बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने डिसाइसिवली अपनी मौत का नाटक किया और अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गया। लेकिन मैं अपनी चेयर पर ठीक से बैठकर उसे गर्म भी नहीं कर पाया था कि मुझे एक वार्निंग सुनाई दी। रोमांस मिशन फेल्ड, तुरंत वापस जाओ और इसे ठीक करो। और उसके ठीक अगले ही सेकंड मैं फिर से नोवेल की वर्ल्ड में वापस आ गया। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी मौत का नाटक करके वहां से एग्जिट कर लिया था, 7 साल बीत चुके थे। शेनबायू बहुत पहले ही एक पावरफुल फिगर बन चुकी थी जो पूरे सिटी पर रूल करती थी। उस वक्त उसने अभी अभी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑन ऑर्डर दिया था कि मेरे जैसा 90% दिखने वाला एक आदमी जमीन पर फेंक दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसका चेहरा पहनकर मुझसे शादी करने की कोशिश भी की। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जिंदगी में जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो वही है? दुनिया मेरे चारों तरफ घूमी और मैं नोवेल की वर्ल्ड के सबसे लग्जूरियस होटल में अपीयर हुआ। उस जगह को वेडिंग बैंक्वेट के लिए सजाया गया था। एंट्रेंस के पास लगे साइन पर साफ लिखा था, ब्राइड शेन बायू, ग्रूम एन लान। उन नामों को देखते ही मैंने अपना चेस्ट पकड़ लिया। सिस्टम, तुम बहुत क्रूअल हो। तुम मुझसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे आदमी से शादी करते हुए दिखवा रहे हो। कम ऑन, मुझे घर आए सिर्फ 1 दिन हुआ था। मैं उस सडन ब्रेकअप से अभी तक रिकवर भी नहीं कर पाया था। सिस्टम ने मेरी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। कोई तुम्हें खाना दे रहा है। इसलिए मैं पलटा और होस्टेस की नजरों से नजरें मिल गईं। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मैंने स्माइल किया और उसके दे हुए वेडिंग कैंडी बैग को एक्सेप्ट कर लिया। हो, हेजलनट चॉकलेट का कितना बड़ा पीस है। होस्ट, शेनबायू ने सच में तुम्हारी बात सुनी। तुमने उस वक्त कहा था कि वेडिंग कैंडी हेजलनट चॉकलेट की ही होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें बाकी कैंडीज पसंद नहीं थी। उसे सच में वो बात याद थी। मैंने वेडिंग कैंडी अपने मुंह में ठूंस ली और डिसमिसिवली हाथ हिलाया। डैम सिस्टम, चुप रहो। तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। मुझे चॉकलेट अपने मुंह में मेल्ट होती हुई महसूस हुई और मैंने मन ही मन सोचा, शेन बायू ने चॉकलेट में सॉल्ट जरूर डाल दिया होगा, वरना इसका टेस्ट इतना स्वीट और सॉल्टी क्यों होता। मेरे पास बैठी छोटी सी बूढ़ी औरत ने मेरी वाइल्ड थॉट्स को इंटरप्ट कर दिया। अरे बेटा, आजकल के यंग मैन कितने इमोशनल हो गए हैं। इतनी खुशी से क्यों रो रहे हो? फिर उसने मेरे हाथ में पड़ी रिंग को देखकर खुशी से कहा, सेरेमनी को ध्यान से देखो। ऐसी हैप्पी ओकेजन जल्द ही तुम्हारी भी बारी होगी। मैं कहना चाहता था, ग्रैंडमा, वो हैप्पी ओकेजन मेरी बारी नहीं आने वाली। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, क्या वो किसी और से शादी करने वाली नहीं है? ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया और रेस्ट रूम की तरफ भाग गया ताकि रो सकूं। मैंने ये भी केयरफुली कंट्रोल किया कि कितनी देर तक रोना है, ताकि ज्यादा देर रोने से मेरी आंखें सूजकर दर्द न करने लगें। 10 मिनट बाद मैंने अपने साथ रखे टिश्यूज निकाले और मिरर में अपना चेहरा पोंछने लगा। होस्ट, तुम अनबिलीवेबल डिसिप्लिन्ड हो। तभी तो 100 से ज्यादा लोगों में सिर्फ तुम ही शेन ब्याओ को सक्सेसफुली रिडीम कर पाए। तुम्हें खुद एक्सप्लेन करना चाहिए। खांसता है, मैंने उसे क्लियरली सक्सेसफुली रिडीम किया था, फिर भी रोमांस मिशन फेल कैसे हो गया? तुमने खुद नहीं कहा था रिडेम्पशन सक्सीडेड, रोमांस मिशन फेल्ड। ये कैसे मेक सेंस करता है? क्या मैं उसके लिए अच्छा नहीं था? तुम्हें वही मिला जिसके तुम हकदार थे, क्योंकि जाने से पहले तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जिस मोमेंट तुमने कहा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, वो रिंग चूज करने के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में उसे पता चला कि तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि अपनी फेक डेथ के लिए कोई कम रिडिकुलस तरीका चुनो और इतना अब्सर्ड होना बंद करो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें बैड एंडिंग्स पसंद हैं। जब मैं वेडिंग वेन्यू पर वापस लौटा, तब तक वहां कंप्लीट मैस हो चुका था। सारे गेस्ट्स जा चुके थे। ग्रूम एन लान शेन ब्याओ के सामने खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था। शेन ब्याओ दूसरी तरफ खड़ी थी और उसका फेस भी इक्वली कोल्ड था। तुम सच में बहुत बोल्ड हो। तुमने उस फेस को पहनकर यहाँ आने की हिम्मत भी कर ली। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जिंदगी में जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो फेंग शू है? सीन इतना क्योटिक था कि मैं डर के मारे जल्दी से एक टेबल के नीचे क्रॉच हो गया और बाहर झांकने लगा। तभी मैंने देखा कि एन लन का फेस ब्राइट रेड हो चुका था और वह वाइल्ड तरीके से अपने हाथ हिला रहा था। फेंग शू, मैं फेंग शू हूँ। शेन ब्याओ, तुमने क्लियरली मेरी मदर से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो फिर आज सबके सामने मुझे हमालियट क्यों कर रही हो? शेन ब्याओ ने कोल्ड लाफ की। उसने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ सेकंड्स बाद 2 बॉडीगार्ड्स शैडोज से बाहर आए और एन लान को घसीट कर दूर ले गए। दूर होने के बावजूद मैं बाहर से उसकी एंग्विश भरी स्क्रीम सुन सकता था। 10 मिनट बाद उन्हीं बॉडीगार्ड्स में से एक वापस आया और शेन ब्याओ को रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया, बॉस, उसके फेस का काम निपटा दिया गया है। क्या हमें उसके साथ पहले जैसा ही डील करना चाहिए? बॉडीगार्ड्स के सवाल का सामना करते हुए शेन ब्याओ के एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसके फेस पर कोई रिएक्शन तक नहीं था। मैं टेबल के नीचे छिपा हुआ था और पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी की नजर मुझ पर न पड़े। मेरे साथ पूरा शो देखने के बाद सिस्टम ने काइंडली मुझे वार्न किया,
होस्ट, मुझे अभी पता चला है कि पहले भी लैन में 5 लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम्हारी तरह दिखने की कोशिश की थी और शेन बाओ के पास अप्रोच किया था। उन सभी का भी सेम फेट हुआ। वे बिना किसी वार्निंग के गायब हो गए और फिर कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सुना। लेकिन सिस्टम के डेटा के अकॉर्डिंग उनमें से 4 पहले ही मर चुके हैं। सिर्फ एक बचा है जो अफ्रीका में एक डेज्ड मेंटल स्टेट में है। लगता है वो पागल हो चुका है। ये सुनते ही मैं तुरंत कांपने लगा। मैंने उसे स्पेसिफिकली एक अच्छा इंसान बनने को कहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती थी। इससे पहले कि मैं आगे कंप्लेन कर पाता, मैंने देखा कि शेन बाओ धीरे धीरे उस टेबल की तरफ चल रही थी जहां मैं छिपा हुआ था। उसके फुटस्टेप्स सुनते ही मैंने अपने मन में घबराकर बार बार कहा, तुम मुझे नहीं देख सकती, यहां मत आओ। ऑफ कोर्स मेरी प्रेयर्स काम नहीं आई। जैसे ही मुझे अपने सिर के ऊपर से ठंडी हवा का झोंका गुजरता हुआ महसूस हुआ, बॉडीगार्ड्स ने टेबल उलट दी। किसी ने मुझे घसीटकर बाहर निकाल दिया। मैंने सिर उठाया और शेन बाओ की बर्फ जैसी ठंडी आंखों से नजरें मिला ली। तुम्हारा चेहरा भी काफी हद तक उसी जैसा दिखता है। उसकी बात सुनकर मैंने थूक निकला, मिस, मुझे लगता है आपने मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर दिया है। शेनबाओ का ध्यान कुछ पल के लिए भटका तो मैंने मौका देखकर मुड़कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से खींच लिया। शेनबाओ ने मेरी कलाई पकड़कर उसे मेरी छाती से लगा दिया और मेरी बाहों में वैसे ही झुक गई जैसा मैंने सोचा था कि वह करेगी, जैसे पहले किया करती थी, मुझे पकड़कर अपना सारा दर्द रोते हुए बाहर निकालना। सिस्टम ने वार्निंग जारी की, होस्ट, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हो। शेन बाओ की फेवरेबिलिटी तुम्हारे लिए -9,999 तक पहुंच चुकी है। थ्योरी के हिसाब से एक बार रिडीम होने के बाद उसे दोबारा डार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नेगेटिव फेवरेबिलिटी स्कोर मिनिमम लिमिट से भी नीचे जा चुका है। सच में सिस्टम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शेन बाओ ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। थैंक्स यू। मुझे सच में शक है कि तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं। तुम अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए जा रहे थे। क्या तुम मुझे खुलकर नहीं बता सकते थे? क्या तुम्हें पता है जब तुम गायब हुए थे तब कौन सा दिन था? मेरा बर्थडे था। उस सुबह जब मैं उठी तो तुमने कहा था कि तुमने सपना देखा है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेने निकल गई। मैंने फ्लावर्स भी तैयार किए थे, लेकिन वापस आते समय उन्होंने मुझे बताया कि जिस योट पर तुम थे उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें 5 लोग सवार थे और सिर्फ तुम्हारी मौत हुई। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी डेस्परेट हो गई थी? तुम्हें ढूंढने जाते समय मैं कई बार ठोकर खाकर गिर पड़ी। जब आखिरकार मैं एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची तो मुझे पता चला कि रिंग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। कुछ समय तक तो मुझे खुद से भी नफरत होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी, कि मैं इनफ पैसे नहीं कमाती थी। इसीलिए तुमने जाने से पहले मुझे तुम एक अच्छे इंसान हो वाला स्पीच दी और बिना कुछ कहे चले गए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे पास शुरू से ही एक सिस्टम था। तुमने मुझसे शादी करने का कभी इरादा ही नहीं रखा था। मैं बस तुम्हारे मिशंस में से एक थी। तुमने सच में मुझे अपने प्यार में पागल कर दिया और फिर बिना किसी परवाह के चले गए। उसकी आवाज में दबे हुए सोब ने मेरे दिल को दर्द से भर दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहा, लेकिन मेरा हाथ दबा दिया गया। शेनबियू सुबकते हुए मुझसे लिपट गई। थैंक्स यू, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन एक बच्चा, अगर हमारा एक बच्चा होता तो तुम्हें उसे छोड़ने का दिल नहीं होता, है ना? उसकी हरकत से मैं चौंक गया। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम को पुकारा, सिस्टम मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। होस्ट, चिंता मत करो। होस्ट, मैंने सोच समझकर तुम्हारी फिजिकल सेंसिटिविटी को हाईएस्ट लेवल पर एडजस्ट कर दिया है। अब तुम इसका मजा ले सकते हो। सिस्टम का खुशी से भरा टोन सुनकर मैंने उसके लिए 10,000 गंदी गालियां सोच डाली, लेकिन शेनब्यू की वजह से मैं उनमें से एक भी जोर से नहीं बोल सका। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। शेनब्यू बाथरूम से बाहर आई। वह मेरे पास लेट गई और फ्रेश आउटफिट्स अंदर मंगवा लिए। चिंता मत करो, मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, मैंने पिल ले ली है। ये सुनकर मैं सरप्राइज्ड रह गया। मैंने मुंह खोला, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैंने अपना सिर घुमाया और शेनब्यू की नजरों से नजरें मिला ली। उसने अपने होंठ के कोने को कड़वाहट से खींचा। मैं जानती हूं, थैंक्स यू, तुम मेरे साथ बच्चे नहीं चाहते और न ही तुमने कभी मेरे साथ फ्यूचर बनाने का प्लान बनाया है। शेनब्यू बोलते हुए खिड़की के पास चली गई। फिर उसने मेरी तरफ एक ब्लैक कार्ड उछाल दिया। जाओ, इस कार्ड की कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, तुम इसे कभी पूरा खर्च नहीं कर पाओगे। क्या तुम इसे अपनी दुनिया में वापस ले जा सकते हो? अगर नहीं ले जा सकते तो मैं कुछ और सोचूंगी। ये सुनकर मैंने जल्दी से समझाने की कोशिश की। शेनब्यू, तुम गलत समझ रही हो। इस बार मेरा बिना कुछ कहे चले जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं समझती हूँ तुम्हारे पास एक नया मिशन है। इस बार तुम किसे रिडीम करने वाले हो? क्या तुम उसके साथ भी वैसा ही करोगे जैसा कभी मेरे साथ किया था? फिर जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे ही उसे भी छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है तो तुम उसे अबैंडन नहीं करोगे जिसे तुम इतनी डेस्परेटली दूर फेंकना चाहते हो। वह सिर्फ मैं हूं। शेनबायू की बात सुनकर मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी जल्दी जल्दी जल्दी। होस्ट, अभी किसी तरह इसे ठीक करो। शेनबायू की फेवरेबिलिटी क्लिफ की तरह गिरने लगी। अब -1000 है। अगर ये ऐसे ही गिरती रही तो वह फिर से डार्क हो जाएगी। ये सुनकर मैंने मन ही मन सिस्टम को गाली दी। फिर सीधे शेनबायू के पास गया
उसके दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ा और सीधे उसे किस कर लिया। मेरी वाइफ, मुझे किस करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। होली हेल, होस्ट, फेवरेबिलिटी 99 पर है। मैंने अभी राहत की सांस लेने ही वाला था कि अगले ही सेकंड सिस्टम फिर चीखने लगा। रुको, क्या मेरा सिस्टम ग्लिच कर रहा है? फेवरेबिलिटी फिर से 1 पर क्यों गिर गई? होस्ट, मैं शेन बायू की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। वह स्कोर के साथ मैनिपुलेशन कर रही है, वह खुलेआम इसे मैनिपुलेट कर रही है। मुझे कंटिन्यू करते देखकर सिस्टम के पास सिर्फ इतना कहने का टाइम था। वेट, व्हाट? कैसे? क्या तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? फिर वह गायब हो गया। आखिर में मैं इतना एग्जॉस्टेड हो गया कि सो गया। मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने सपना देखा कि शेन बायू ने एक रिसर्च टीम बनाई थी। हर रात वह उसी रेंटेड अपार्टमेंट में बैठती थी जहां हम कभी साथ रहा करते थे, और रात के आसमान में भरे स्टार्स से बातें करती थी। शुरुआत में वह कहती थी, फेंगजियो, क्या तुम्हारी दुनिया वहां ऊपर मौजूद इन स्टार्स में से किसी एक के अंदर है? हर कोई सोचता था कि मैं एक रिच फूल हूं जो वर्ल्ड्स के बीच ट्रेवल करने के तरीके पर टेंस ऑफ बिलियंस वेस्ट कर रही हूं। मैं खुद से कहती रहती थी कि अगर मैंने यह सारे पैसे खर्च कर दिए और फिर भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो मैं मर जाऊंगी। फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी और तुम्हें ढूंढना जारी रखना चाहती थी। मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब मैं अपनी आंखें खोलना बंद कर दूं। तुमने मुझे गुड बाय तक क्यों नहीं कहा? उसके बाद अनगिनत रातों में शेन बायू कम से कम बोलने लगी। शराब की खाली बोतल्स बढ़ती ही जा रही थीं। जब मैं दोबारा जागा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। होस्ट, शेन बायू की फेवरेबिलिटी बढ़कर -99 हो गई है। तुमने एक एपिक स्टेप आगे बढ़ा लिया था। मैंने अपनी दर्द कर रही कमर के निचले हिस्से को सहलाया और सोचा कि उसे अपने प्यार में जीतने का सिलसिला कैसे जारी रखूं। मुझे मानना पड़ेगा, शेन बायू ने मेरे लिए चीजें काफी इजी कर दी थी। उस दिन के बाद मैंने और उसने चुपचाप 7 साल पहले मेरे गायब होने की बात करना बंद कर दिया। सिस्टम का वर्डिक्ट था, होस्ट, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा रिडेम्पशन मिशन क्यों सक्सेसफुल हुआ। तुमने पूरी तरह उसी पर भरोसा किया कि वह खुद ही तुम्हारे प्यार में वापस आएगी। ऐसा होने के बावजूद शेन बायू ने मुझे बिजी रहने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे कंपनी में जाकर उसकी सेक्रेटरी के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने बेशर्मी से कहा, इसी तरह तुम्हें मेरी भरपाई करनी चाहिए। इसलिए हर दिन उसके ऑफिस के बाहर मैं एक कागज पकड़कर उस पर कुछ न कुछ स्क्रिबल करता रहता था। उसने मुझसे कहा कि बाद में एक इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए मैं खुद एक रिंग डिजाइन करूं। प्रॉब्लम यह थी कि मुझे रिंग डिजाइन करना आता ही नहीं था। इसके अलावा उसके ऑफिस के बाहर बैठते हुए मैं अक्सर प्राइवेट कन्वर्सेशंस भी सुन लेता था। सबसे यादगार बातचीत उस समय हुई जब कोई आदमी शेन बायू की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था और उसे उस रात कुछ एक्साइटमेंट के लिए बाहर चलने का इनवाइट दे रहा था। शेन बायू ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कुछ कहा। अगले ही सेकंड उस आदमी ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और माफी मांगने लगा। मैंने सिस्टम से उनकी बातें सुनवाई और मुझे पता चला कि शेन बायू ने कहा था, मेरे हस्बैंड ठीक बाहर बैठे हैं, तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? इसलिए जब शेन बायू बाहर आई तो मैंने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाई और हल्की स्माइल के साथ उसे गौर से देखने लगा। शेन बायू रुक गई, फिर ठंडे अंदाज में समझाते हुए बोली, ज्यादा मत सोचो, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। मैं बस चाहती थी कि तुम अनवांटेड सूटर्स को दूर रखो। फेंगशू, तुम ये तो नहीं सोचते कि मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और मैं फिर भी तुम्हें प्यार करने के लिए सब कुछ रिस्क कर दूंगी, है ना? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे दिमाग के अंदर सिस्टम बोल पड़ा, तुमने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह सही कह रही है। इन पिछले कुछ दिनों से मैं शेन बायू के साथ रह रहा था। शेन बायू की हाउसकीपर जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई और जल्द ही हम दोनों खूब बातें करने लगे। एक दिन वह और मैं सीढ़ियों पर बैठकर सनफ्लावर सीड्स चबा रहे थे। अचानक उसने साई करते हुए कहा, मिस्टर फेंक, एक बात है जो आप नहीं जानते। आपके आने से पहले मिस शेन को यह बहुत लंबे समय से था। हाउसकीपर, मैं समझ गया। तुम कहना चाहती हो कि मेरे आने से पहले शेन बायू काफी लंबे समय से मुस्कुराई नहीं थी। हाँ, मुझे पता था कि मेरे अंदर चार्म है। मेरी बात सुनकर हाउसकीपर वहीं फ्रीज हो गई। नहीं मिस्टर फेंक, मेरा मतलब यह था कि आपके आने से पहले मिस शेन को लंबे समय से इंसोम्निया नहीं हुआ था। आपके आने के बाद न सिर्फ उसकी इंसोम्निया वापस आ गई है बल्कि पहले से भी वर्स हो गई है। हर घंटे वह चुपके से बेड से उठती है, नंगे पैर आपके डोर तक जाती है, उसे थोड़ा सा खोलती है और चेक करती है कि कहीं आप भाग तो नहीं गए। सच बताऊं तो मिस शेन ने मुझे आप पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आप एस्केप न कर जाएं। यह सुनकर मैं स्टंड रह गया, फिर ऑकवर्ड तरीके से हंस दिया। वह अभी भी मेरी इतनी केयर करती है? हाउसकीपर ने मुझे सस्पिशियस नजरों से देखा। मिस्टर फेंक, मिस शेन कहती हैं कि आपने उनसे कोई प्रेशियस चीज चुरा ली है। उन्होंने मुझे आप पर कड़ी नजर रखने को कहा है। मैंने सच में कुछ नहीं चुराया, लेकिन जैसे ही मैं जल्दी से डिनाई करने लगा, हाउसकीपर का फोन अचानक बज उठा। तुम ही चोर हो? यह सुनकर मैंने शर्मिंदा होकर अपने होठों को हल्का सा सिकोड़ लिया। हाउसकीपर, ये काफी ट्रेंडिंग रिंगटोन है। मिस शेन ने आज सुबह स्पेसिफिकली इसे मेरी रिंगटोन के रूप में सेट किया था। उन्होंने कहा था कि यह सॉन्ग अच्छा है और मुझे इसे ज्यादा सुनना चाहिए। हाउसकीपर जितना बोलती गई
उतना ही मुझे महसूस हुआ कि शेन बियन साफ साफ मुझे ही टारगेट कर रही थी। आधी रात को मैं इतना हंग्री था कि सो नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मेरी बेचैनी और इरिटेशन बढ़ रही थी तभी एक कॉल आई। वह शेन बियान थी। शेन बियान, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ देर की खामोशी के बाद वह बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा साथ दो। कैसे? आधी रात हो चुकी है। क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं अपनी छोटी स्कूटर लेकर आधे शहर को पार करके तुम्हें ढूंढने आऊं? दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। उसके इतना कहते ही मैं बेड से उछलकर बाहर आया और नंगे पैर बाहर चला गया। मैंने देखा कि शेन बियान बारबेक्यू के बैग्स लिए खड़ी थी और उसका चेहरा पूरी तरह डिस्गस्टेड लग रहा था। उसने बैग्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। रोड पर मिला था। खा रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगी। बस इतना सुनते ही मेरा गुस्सा गायब हो गया। उसे अभी भी याद था कि बारबेक्यू मेरा फेवरेट लेट नाइट स्नैक था। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, स्पाइस की वजह से मेरी हालत खराब होने लगी और मुझे डेस्परेटली आइस कोल्ड हर्बल टी पीने का मन करने लगा। तभी मेरे पास खड़ी शेन बियान ने न जाने कहां से एक कैन भरकर आइस कोल्ड हर्बल टी निकाल ली। मैंने उसे थैंक्स कहा और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसे पीछे खींच लिया। बस इतना ही, और कुछ नहीं कहना है? तुम जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ। थैंक यू बेबी। ये नहीं तो फिर थैंक यू वाइफ। तुम दिल से नहीं कह रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती कहलवा रही हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर उसके पास जाकर उसे पंच करने की इच्छा हुई। अपनी पेशेंस बनाए रखते हुए मैंने पूरी सिंसियरिटी के साथ उसकी तरफ देखा। थैंक यू वाइफ। तभी शेन बायू ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाना चाहते थे, है ना? थैंक्स यू। ग्रिल्ड स्क्विड खाते हुए मेरा हाथ वहीं रुक गया। बिना किसी रीजन के मुझे सच में हंसी आने लगी। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने शेन बायू के कहने पर शेन ग्रुप में काम किया। बाकी दिनों की तरह वह भी एक नॉर्मल दिन था। मैं अपनी डेस्क पर काम से बचते हुए एक शो देख रहा था कि अचानक सिस्टम सामने पॉपअप हो गया। उसने मुझे वार्निंग दी, होस्ट जल्दी करो और शेन बायू के ऑफिस को चेक करो। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम कुछ करने की फिराक में हो। मैं बोलते बोलते उसके ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच गया। नॉक करने के बाद शेन बायू ने मुझे अंदर आने को कहा। मुझे अंदर देखकर कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मैं शॉक रह गया। वह इन लान से बात कर रही थी जिसका चेहरा स्कार्स से भरा हुआ था। जब इन लैन ने मुझे देखा तो वह तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे कि उसने अचानक दांत भींच कर कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तो क्या हुआ अगर तुम वापस आ गए हो? मैं शेन बायू को अपना बनाकर रहूंगा। मैं उसे अपना चेहरा बर्बाद करने का पछतावा करवाऊंगा और तुम्हें उससे भी ज्यादा सफर करवाऊंगा जितना मैं अब भी कर रहा हूं। कम ऑन मैन, तुमने ही तो मेरी तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाई थी। उसे इग्नोर करते हुए मैंने सीधे सिस्टम से पूछा, आखिर यह आदमी है कौन? इतना एरोगेंट क्यों है? सच में मेरा मन कर रहा है इसे एक स्मैक मार दूं। हेलो होस्ट, इन लान असल में इस नोवेल का मेल लीड है। ओरिजिनल प्लॉट में हेरोइन द्वारा उसका दिल तोड़ने के बाद शेन बायू, जो विलेनस सपोर्टिंग हेरोइन थी, उसका रिबाउंड बनने वाली थी। लेकिन तुम्हारी वजह से शेन बायू ऐसा नहीं करेगी, इसलिए इन लान और हीरोइन वापस साथ नहीं आ सकते। मैंने नोटिस किया है कि इन लान तुम्हारे प्रति बेहद होस्टाइल है। हो सकता है कि आगे चलकर वह तुम्हारे मिशन में इंटरफियर करे। मैंने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। अंदर जाने के बाद मैं शेन बायू की डेस्क के पास जाकर बैठ गया। बेबी, तुम इन लान के साथ किस बारे में बात कर रही थी? जानना चाहते हो? रहने दो, अचानक अब मुझे जानना ही नहीं है। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड शेन बायू ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम इस बार सिर्फ मेरे साथ फिर से खेलने के लिए वापस आए हो। मैंने कहा, तुम जो चाहे सोचो, मुझे तुम्हारे हाथों प्लेड होने से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद चाइनीज वैलेंटाइंस डे पर मैंने और बटर ने सीक्रेटली मिलकर घर के एक रूम को हॉस्पिटल थीम्ड एस्केप रूम हॉन्टेड हाउस में बदलने का प्लान बनाया। जब बटलर ने तैयार रूम देखा तो वह चिंतित हो गया। सर, क्या सच में यही वह जगह है जहां आपकी और मिस शेन की रोमांटिक फर्स्ट मीटिंग हुई थी? उसके डाउट को देखते हुए मैंने कॉन्फिडेंस से अपनी छाती थपथपाई। ऑफ कोर्स, उस समय तुम्हारी मिस शेन अभी स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी और हॉन्टेड हाउस में समर जॉब के तौर पर एक्टर का काम करती थी। डरावने साउंड इफेक्ट्स की वजह से वह पूरे प्लेस में भागती हुई इधर उधर गई और गलती से उस अंधेरे तंग रूम में मुझसे टकरा गई थी। शेन बी के लगातार बढ़ते बॉडी हीट का एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता। बटलर की क्यूरियस नजरें देखकर मैंने 2 बार अपना गला साफ किया और बात वहीं खत्म कर दी। एक्चुअली मेरा मकसद ये सब शेन बी के लिए सरप्राइज बनाना था, ताकि हम उस समय जो पूरा नहीं कर पाए थे उसे पूरा कर सके। एक रिक्लाइनिंग चेयर, स्टेथोस्कोप, व्हाइट कोट, पेशेंट गाउन, सब कुछ मौजूद था। इससे आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक हुआ। मुझे अंदाजा हो गया कि शेन बी घर आ गई है। मैंने बटर से पहले पहुंचकर उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई। फिर मैंने शेन बी को हग कर लिया। मेरी हग एक्सेप्ट करने के बाद अगले ही सेकंड उसने आईब्राउ उठाई और मुझे सिर से पैर तक गौर से देखने लगी। अब तुमने मेरी पीठ पीछे कौन सा गिल्टी काम किया है? मैंने कुछ नहीं किया। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूं? यह सुनकर शेन बी मुस्कुराई। मुझे डर है कि हाँ, मेरे साथ तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं अभी भी हर सेकंड तुम्हारे खिलाफ गार्ड पर रहती हूँ। दिल चुराने वाले चोर। मैं बस फ्रस्ट्रेशन में खींचता रह गया और गुस्से में शेन बी को ऊपर उस रूम में ले गया। मुझसे ऐसे बात करने का तुम्हें पछतावा होगा। शेन बी, अपनी आंखें खोलो।
और उस सरप्राइज को अच्छे से देखो जो मैं तुम्हें देने वाला था। मैंने बोलते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने पुराने हॉस्पिटल एस्केप रूम की बिल्कुल परफेक्ट रिक्रिएशन थी। शेन भी वहीं फ्रीज हो गई। जब उसका ध्यान भटका हुआ था, मैंने पास पड़ी एक चीज उठाई और उसके हाथों को रोक दिया। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं डॉक्टर बनूंगा और तुम पेशेंट बनोगी। उस चेयर पर लेट जाओ। जैसा मैंने तब किया था, शेन भी इस बार भी नहीं हिली। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मेरी अच्छी इंटेंशन ने चीजों को बेहतर करने के बजाय और खराब कर दिया था? क्या शिनबी को सच में यह सब पसंद नहीं आया? मैंने जल्दी से सिस्टम से शेनबी की करंट अफेक्शन लेवल मेरे लिए पूछी। सिस्टम ने चेक किया, कोई चेंज नहीं, अभी भी 80 है। फिर प्रॉब्लम क्या है? वेट, मुझे पता है। इतना कहते ही मैं जल्दी से उस पर लेट गया और शेन बायू की तरफ सिर हिलाया। ठीक है, आखिर में मैं ही पेशेंट बन जाता हूँ, तुम डॉक्टर बनो। शेन बायू ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर पहले से थोड़ी अलग लग रही थी। फिर मैंने साई करते हुए कहा, देखा, मैं सच में तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता हूँ शेन बायू। तुम्हें खुद पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मेरे अलावा और कौन तुम्हें इस तरह स्पॉइल करेगा? शेन बायू ने स्टेथोस्कोप उठाया और मेरी तरफ चलकर आई। जैसे ही वह मेरी स्किन को टच करने वाली थी, अचानक रुक गई। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी पलकों में कंपन हो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। थैंक्स यू, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, बस इम्प्रोवाइज कर लो। तब बहुत अंधेरा था। चीजों का ऑर्डर याद न रहना नॉर्मल है। मेरी रियश्योरेंस सुनकर शेन बायू अचानक पूरी तरह कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस सी लगने लगी। थैंक्स यू, मैंने बस पास्ट को याद करने की कोशिश की और तुम्हारे साथ जुड़ी इतनी सारी मेमोरीज मेरे दिमाग से गायब हैं। मुझे मुश्किल से याद है कि पिछले हफ्ते हम कहाँ गए थे। शेन बायू अपनी मेमोरी खोने लगी थी। ज्यादा सही कहूं तो वह धीरे धीरे हमारे साथ बिताए पास्ट को भूल रही थी। मैं पैनिक करने लगा, लेकिन शेनबायू ने जल्दी से खुद को काम किया। तुम जानते हो कि क्या हो रहा है ना? मुझे बताओ, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है या यह तुम्हारी मुझे छोड़ने की कोई और ट्रिक है? पहली बार तुमने मुझे 7 साल इंतजार करवाया। इस बार तुम मुझे पूरी तरह तुम्हें भूलने पर मजबूर कर रहे हो। बेबी, क्या मुझे तुम्हें याद रखने का भी हक नहीं है? जितना मैं सुनता गया उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता गया। आखिर में मैंने शेन बायू का मुंह ढक दिया और सारी बात बता दी। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा। एनलन को याद है, वह भी एक और मिशन रनर है, लेकिन किसी वजह से वह सिस्टम के कोड के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, बिल्कुल ट्रोजन वायरस की तरह जो हर चीज में फैल जाता है। अब वह तुम्हारी मेमोरीज और सिस्टम में घुस रहा है और मुझे अभी तक नहीं पता कि उससे छुटकारा कैसे पाऊं। तुम्हें चीजें याद न रहने के अलावा और कोई सिम्टम्स है? यह सुनकर शिनबायू ने अचानक राहत की सांस ली। उसने बस कहा, ओह। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उस स्माइल को देखकर मुझे लगा कि शिनबायू ने सिर्फ वही हिस्सा सुना था जहां मैंने कहा था कि मैं उसे मुझे भूलने नहीं दूंगा, जबकि सिस्टम और मैं एनलन से निपटने का तरीका डिस्कस कर रहे थे। शिनबायू ने हाथ हिलाया। तो अगर मैं भूल भी जाऊं तो क्या? मैं तुम्हारे साथ नई मेमोरीज बना सकती हूँ। उसने मुझे खींच कर खड़ा किया और जल्दी से अपनी एक दूसरी प्रॉपर्टी में ले गई। दरवाजे का कोड मेरा बर्थडे था। अंदर एक बहुत बड़ा सिंगल लेवल अपार्टमेंट था। मैंने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि हर एंगल से यह जगह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा शेनबाई और मैंने 7 साल पहले शादी के बाद साथ रहने का सपना देखा था। उस पल मुझे फिर से गिल्ट महसूस हुआ। शेनबाई ने जैसे मेरे दिल की बात देख ली और जानबूझकर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, यह जगह मेरे लिए पेनफुल मेमोरीज से भरी हुई है। बेबी, क्या तुम्हें पता है कि यह पूरे 7 साल तक खाली पड़ी रही और यहाँ एक भी विजिटर नहीं आया? मैंने जल्दी से टॉपिक बदलने के लिए कुछ कहने की कोशिश की। चलो सेम डे डिलीवरी से तुम्हारी पसंद की कुछ चीजें मंगवाते हैं और स्टफ्ड एनिमल्स भी खरीदते हैं ताकि इस जगह को डेकोरेट कर सकें। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा और जो अपार्टमेंट कभी खाली हुआ करता था वह हमारी बनाई हुई चीजों से भर गया। शेनबाई ने संतुष्टि से चारों तरफ देखा, फिर वापस मेरे पास आई। क्या तुम मेरे पूरे घर में अपनी निशानी छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या इसकी परमिशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। फिर उसने लिविंग रूम की लाइट्स बंद कर दी और हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक मुझे अपने पीछे कपड़े उतारे जाने की आवाज सुनाई दी। मुझे ग्लास के सामने धकेल दिया गया। उसकी आइसी सरफेस से मैं कांप उठा। तुम थोड़ी जल्दी कर रहे हो, कोई हमें देख सकता है। तो देखने दो, सबको देखने दो कि तुम मेरी हो। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। ठीक है बेबी। हालांकि शेनबाई और मैं लगातार नई मेमोरीज बना रहे थे, लेकिन उसकी मेमोरी लॉस और भी वर्स होती जा रही थी। सिस्टम से मेमोरी ड्राइव बनवाकर हमारी मेमोरीज उसमें स्टोर करवाने और फिर उन्हें हर दिन शेनबाई के दिमाग में इम्प्लांट करवाने के बाद भी मेमोरीज एक पल में इम्प्लांट होती और अगले ही पल वह उन्हें भूल जाती। सिस्टम ने कहा कि एनलैंड ने शेनबाई की प्रोग्रामिंग बदल दी है। जिस पल भी उसका सामना मुझसे जुड़ी किसी चीज से होता, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसे रिजेक्ट कर देता। हमने कितनी भी बार मेमोरीज इंप्लांट की, सब बेकार था। धीरे धीरे शेनबाई मेरा बर्थडे तक याद नहीं रख पाती थी और न ही हमारी मूवी देखने जाने की प्लान्स उसे याद रहते थे। मैं हर दिन और ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा था क्योंकि सिस्टम ने सोल्यूशन ढूंढने की बात कही थी, लेकिन पूरे कई हफ्तों तक वह वापस नहीं आया। लेकिन इनलान फिर से सामने आ गया। वह कभी कभी शिनबाई और मेरी दुनिया में किसी स्ट्रेंजर का रूप लेकर आता था। शुरुआत में शेनबाई को अभी भी इनलान के साथ अपना पास्ट याद था,
लेकिन बाद में वह न सिर्फ सब भूल गई बल्कि इनएक्सप्लिकेबली उसे पसंद भी करने लगी। वह अनकॉन्शियसली इनलान की थोड़ी बहुत तारीफ भी करने लगी। इस वजह से मुझे बार बार शेन बाई को इनलान की असली आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी। फॉर्चुनेटली हर बार वह मेरा हाथ मजबूती से दबा देती। थैंक्स यू, भले ही मुझे याद नहीं है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी। मैं डीपली मूव्ड हो गया। मैं मन ही मन बस यही प्रे कर रहा था कि सिस्टम जल्दी वापस आ जाए। लेकिन सिस्टम के वापस आने से पहले ही शेन बाई ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे घूर रही थी, बिल्कुल एक इमोशनलेस पपेट की तरह। उसके लिए मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे पकड़ लिया और छोड़ने से साफ मना कर दिया। फिर उसने भी मुझे गले लगा लिया। मैंने देखा वह अपने दांत भींच रही थी, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स से लड़ रही हो। उसकी मसल मेमोरी ने उसे इंस्टिंक्टिवली मुझे गले लगाने पर मजबूर कर दिया था। आखिर में उसने इतनी जोर से दांत काटे कि खून निकल आया। मैं ये देख नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ सेकंड्स बाद शेन बाई बिना पीछे देखे वहां से चली गई। वह डोर तक पहुंचने के बाद ही पीछे मुड़ी। फिर उसने स्टिफली मेरी तरफ देखा और जल्दी से एक नजर डाली। उसकी उस एक नजर ने मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। मैं जानता था कि वह मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने सीक्रेटली उसका पीछा किया। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी और मैं बिना किसी परेशानी के उसके पीछे चलता रहा। आखिर वह एक अबैंडन्ड ऑटो प्लांट तक पहुंच गई। वह जगह बेहद गंदी और क्योटिक थी। हर तरफ कचरा और डिस्कार्डेड गैसोलीन कैंस पड़े हुए थे। मैं पुराने पड़े हुए टायर्स के एक ढेर के पीछे छिप गया और देखा कि इनलान एक अस्थायी कोरुगेटेड मेटल शैक से बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसके होंठों के कोने पर एक सिनिस्टर स्माइल थी। जैसे ही उसने शेन बाई को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे डोड़ कर दिया। उसकी इस हरकत ने इनलैन को भड़का दिया और वह तुरंत रेज में आ गया। वह लगभग दहाड़ते हुए बोला, शेन बाई, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी रेजिस्टेंस करने के लिए सैनिटी की थोड़ी सी भी निशानी बची है तो भी इसका कोई फायदा नहीं। जब तक मैं मर नहीं जाता, देर सवेर तुम मेरी टॉय बन ही जाओगी। ये सुनकर मेरी पलकें फड़क उठी और मेरे दिमाग में एक प्लान बनने लगा। मैं यहीं क्राउच होकर एम्बुश के लिए इंतजार करने लगा। मैंने सोचा था कि जैसे ही इनलान बाहर आएगा मैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, लेकिन पूरे 15 मिनट तक उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। शेन बाई उसके साथ अंदर अकेली थी। मैं यह सोचने से भी डर रहा था कि इनलान ने उसके साथ क्या किया होगा। आखिरकार और 5 मिनट बाद इनलान अपनी गर्दन पकड़े हुए बाहर भागा। शेन बाई इंजरीज से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर भी कई वॉन्ट्स थे। शेन बायू इनलान के पीछे पीछे बाहर आई। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगी। वहीं इनलैन डाइज्ड लग रहा था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो। शेन बायू, तुम पागल हो। फेंगशू के लिए तुम सच में कुछ भी करने और कुछ भी रिस्क करने को तैयार हो। फेंगशू ने तुम्हारे साथ सोया और फिर तुम्हें छोड़ दिया। क्या 7 साल इंतजार करना काफी नहीं था? क्या तुमने कभी उससे रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा? मैं इस स्टोरी का मेल लीड हूं। तुम मुझे प्यार करने के लिए ही पैदा हुई हो, समझी? वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि इनलान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर शेन बायू की बुरी हालत देखी और अपने होठों पर मॉकिंग स्माइल खींच ली। तुम अभी भी मेरा रेजिस्ट करना चाहती हो? ठीक है, फिर अपनी पनिशमेंट का इंतजार करो और दर्द में मर जाओ। शेन बायू कुछ करने ही वाली थी कि अचानक उसने खून की उल्टी की और बेहोश होकर गिर पड़ी। इनलैन ने उसके गिरे हुए शरीर को वायसियस नजरों से देखा, फिर मुड़कर वहां से चला गया। लगभग उसी समय मैं शेन बायू की तरफ दौड़ा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। बेबी, वह कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगे। लेकिन तभी अचानक 2 हाई बीम्स की रोशनी हम पर पड़ी। उसके बाद इंजन की जोरदार आवाज और इनलैन की हिस्ट्रिकल हंसी सुनाई दी। तुम आखिरकार आ ही गए फेंगशू। अब मैं समझ गया हूँ, सिर्फ तुम्हारे मरने पर ही वह दोबारा मुझसे प्यार करेगी। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रहा था। मैंने शेन बायू को पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे आधा कदम पीछे हटा, लेकिन इनलैन के रुकने के कोई साइंस नहीं था। उसकी हर बात के साथ वह और ज्यादा एगिटेटेड होता जा रहा था। फेंगशू, अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हीरोइन के मुझे छोड़ने के बाद मैं अनवांटेड क्यों रह जाता? शेन बायू सिर्फ मेरे लिए बनाई गई सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर थी। सिर्फ तभी जब वह और मैं साथ आते, हीरोइन को पछतावा होता और वह मुझे दोबारा पाने के लिए मेरे पीछे आती। तुम्हें उसे बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वह हमेशा से सिर्फ मेरा टूल थी और तुम्हारे उस डायमंड सिस्टम ने सच में सोचा कि वह मेरा विरोध कर सकता है। वह सिर्फ डेटा की एक स्ट्रिंग है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। मैंने बस अपनी एक उंगली हिलाई और उसे परमानेंटली इरेज कर दिया। ये सब तुम्हारी फॉल्ट है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। अगले ही पल इनलान ने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर मारा और ऑफ रोड व्हीकल सीधे हमारी तरफ दौड़ा दिया। आखिरी पॉसिबल मोमेंट पर मैंने शेन बाई को उठाकर अपने साथ साइड में रोल कर लिया। तुरंत उसके बाद पास में एक जबरदस्त क्रैश की आवाज गूंजी और इनलैन की कार जोर से एक वॉल से जा टकराई। कार से फ्यूल लीक होने लगा और ऐसे हल्के साइंस दिखाई दे रहे थे कि वह एक्सप्लोड भी हो सकती थी। एंडलैन ने डोर खोलकर भागने की कोशिश की,
लेकिन तभी मैंने देखा कि शेन बायहू दर्द सहते हुए खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मुझे समझ आया कि वह क्या करने वाली है, मैंने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शिन बायहू ने मेरा हाथ हटा दिया और मजबूती से कहा, थैंक्स यू, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना है। एंडलैन ने कहा, अगर कोई प्लेयर अपना मिशन फेल कर देता है या इस दुनिया में किसी एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। तुम्हारा सिस्टम गायब होने से पहले उसने मुझे तुम्हारी प्रॉपरली प्रोटेक्शन करने को कहा था। तुम्हारा मिशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। उसने तुम्हें इस वर्ल्ड से जाने की रिक्वेस्ट भी पहले ही फाइल कर दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, शेन बायहू पहले ही कार की तरफ भाग चुकी थी। उसने अपना पूरा शरीर एंडलैन के ऊपर दबा दिया और उसे कार के अंदर ही पिन कर दिया ताकि वह भाग ना सके। उसे ऐसा करते देखकर एंडलैन डिस्पेरेशन में चिल्लाया, शेन बायहू, तुम पागल हो, तुम भी मर जाओगी। लेकिन एंडलैन क्या कह रहा था, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ भागने पर था। रास्ते में मैंने साफ देखा कि शेन बायहू अचानक मुस्कुराई, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी रिंग मेरी तरफ फेंक दी। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और तभी मुझे पता चला कि वह रिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रफ स्केच मैंने बनाई थी। उसी पल मेरा फोन अचानक बज उठा। जब तुम ये वर्ड्स पढ़ोगे तब शायद मेरे साथ कुछ हो चुका होगा, लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अभी भी अलाइव हो। तुमने यह रिंग खुद ड्रॉ की थी, इसलिए अब तुम्हें यह कहने की परमिशन नहीं है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है। मैं इसे बचाकर रखना चाहती थी ताकि हम शादी कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे वह चांस नहीं मिलेगा। मुझे याद है तुम इस रिंग को अपनी दुनिया में वापस ले जा सकते हो, तो क्या तुम इसे अपने साथ वापस ले जाओगे? बस ऐसा समझना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? सच तो यह है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे मिशन का टारगेट थी, जिसमें तुम्हें मेरे लिए अपनी अफेक्शन 100% तक पहुंचानी थी। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती रही कि यह 100% तक न पहुंचे। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना मुश्किल था? रहने दो, अब मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना वाली दुनिया में ज्यादा खुश रह सको। हनी, आई लव यू। जब मैं आखिरी शब्द तक पहुंचा तो मैं अपने आंसुओं को और नहीं रोक सका। वे सीधे स्क्रीन पर गिरने लगे, क्योंकि मैं जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिमाग के अंदर एक डेफनिंग बूम हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिर से सुनाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया है। टारगेट शेन बाय की अफेक्शन 9,99,999 बोनस इशू कर दिया गया है। ये वर्ल्ड इरेज कर दिया गया है। अब होस्ट को ओरिजिनल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। प्लीज वेट। पलक झपकते ही मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी और बेड से उठकर बाहर आ गया। दोपहर की सनलाइट गर्म थी, लेकिन मेरे चेहरे पर आंसुओं की 2 लकीरें अब भी तक सूखी नहीं थीं। वह मैसिव एक्सप्लोजन किसी नाइटमेयर से ज्यादा कुछ नहीं लगता था, लेकिन बैंक नोटिफिकेशन में 10 मिलियन के डिपॉजिट की कॉन्फर्मेशन इस बात का प्रूफ थी कि वे सारे सीन्स रियल थे। लेकिन वह वर्ल्ड गायब होकर कोलैप्स हो चुका था और मैं शेन बाई को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। शायद यह पहली बार था जब मैंने इतना गहरा सौरो महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल अंदर से फाड़ा जा रहा हो। यहाँ तक कि मेरा नेबर भी काइंडली मेरे डोर पर नॉक करने आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने घबराकर अपने आंसू पोंछे, लेकिन चाहे जितना पोंछता वे रुक ही नहीं रहे थे। अगला पूरा वीक मैं जैसे किसी फॉग में जीता रहा। उस पूरे हफ्ते मैं मुश्किल से बेड से बाहर निकल पाता था। उस दोपहर भी मैं ग्रीफ में डूबा हुआ था और कुछ भी करने का मन नहीं था। अचानक डोरबेल बजी। मैं डोर तक गया और वहां एक ड्रेस पहने हुई वुमन को देखा। वह अपनी बाहों में एक किटन को सहला रही थी और मुझसे शिकायत कर रही थी, तुम्हारा सिस्टम पूरी तरह अनरिलिएबल है। आखिर सही घर मिलने से पहले उसने मुझे 10 गलत हाउसेस में भेज दिया। यह सीन देखकर मेरी आंखें डिसेबिलिटी से फैल गईं। जिस हाथ के सहारे मैं डोर पर खड़ा था वह भी कांपने लगा। शेन भाई, क्या ये तुम हो? उस वुमन ने अपना सिर उठाया और वह चेहरा सामने आ गया जिसे मैं दिन रात देखने के लिए तरसता था। इसलिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शेन बाई फ्रीज हो गई। फिर लगभग उसी पल उसने किटन को फ्लोर पर रख दिया और मुझे वापस गले लगा लिया। ये पहली बार है जब तुम मेरे साथ इतने अफेक्शनेट हो रहे हो। तुम फिर से मुझे दूर करने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? तुम कितने हार्टलेस हो। क्या तुम्हें पता है सिस्टम और मैंने इस जगह को ढूंढने में कितनी मेहनत की है? अगर तुम मुझे डंप करने वाले हो तो कम से कम 2 दिन वेट कर लेना ताकि हमें यहाँ का रास्ता पता चल जाए। मेरे आंसू फिर से बहने लगे। शेन बायू को और कसकर गले लगाने के बाद मैं आखिरकार बोल पाया, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा शेन बायू। चलो अपनी बाकी पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। शेन बायू धीरे से चकल की, फिर अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी। सुना तुमने? मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वह अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहता है। उसने यह नहीं कहा कि वह अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। शेन बायू की बात सुनकर हमारे पैरों के पास पड़ा किटन अचानक गोल गोल घूमना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और मुझे नाराज नजरों से देखा, फिर मियाऊ करने लगा। और मेरा क्या? तुम्हारे लिए खुशी खुशी कैट बनने के बाद मैं क्या हूँ? मेरा इतना एडोरेबल किटन बनना भी किसी काम का नहीं है क्या?